हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 1। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक छोटा सा आसवीकरण है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है कि क्या इंडिया के प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है? विकल्प है नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मनी बिल्स के लिए होती है, या फिर होती है। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है हाँ, होती है। स्पष्टीकरण: भारत में प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है, जिसमें सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट, दूसरी आती है सस्पेंशन, तीसरी आती है पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को कोई भी कंसेंट नहीं देते। दूसरा आता है हमारा सस्पेंशन, यानी कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया लेकिन प्रेसिडेंट उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं और रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को वापस भेजते हैं, तो उस समय वो सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आती है हमारी पॉकेट। पॉकेट वीटो पावर का मतलब है कि नो डिसीजन हैज बीन टेकन, यानी प्रेसिडेंट ने उस पर्टिकुलर बिल पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, वो बिल अब भी प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट किसी भी इनडेफिनाइट टाइम के लिए, यानी जब तक चाहे तब तक उस बिल को रोक के रख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि प्रेसिडेंट उस बिल को कंसेंट नहीं देना चाहते। सस्पेंशन का मतलब है कि प्रेसिडेंट बिल को पास तो कर देंगे लेकिन कुछ रिकंसिडरेशन के बाद। पॉकेट का मतलब है कि प्रेसिडेंट उस बिल पे कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं, क्या वो बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये 3 तरह की पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? विकल्प है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। विकल्प है स्पष्टीकरण: ऑल इंडिया सर्विसेज 3 सिविल सर्विसेज को कंबाइन करती है, जो कि होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं रिक्रूटमेंट को लेके, सर्विस कंडीशंस को लेके, और जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में उनको लेके। तो बेसिकली यदि हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, जिसमें कि आपकी 3 मुख्यतः सर्विसेज आती हैं। पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा आईएफएस। ठीक है, ये तीनों सर्विसेज में जो जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है वो असल में होते सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, उन पे जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन वो वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
तो जो रिक्रूटमेंट है इनका वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी वो रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनकी फंक्शनिंग चेक करती है, यानी ये लोग जो हैं कार्य पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फिलहाल ये 3 सर्विसेज हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर किसी भी नई सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करना है तो ऐसे में पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा, जिसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहां से वो प्रोविजन पास होना चाहिए, तब भी कोई नई सर्विस आईएएस आईपीएस आईएफएस के अलावा ऑल इंडिया सर्विस में जोड़ी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि जो शब्द है कास्ट वो किससे लिया गया है। विकल्प है पोर्टुगीज, डच, जर्मन या इंग्लिश। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए पोर्टुगीज। स्पष्टीकरण, कास्ट जो शब्द है वो स्पेनिश और पोर्टुगीज शब्द कास्टा से लिया गया है, जो कि दर्शाता है किसी भी रेस को, लाइनेज को, ट्राइब को या ब्रीड को। कास्ट एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की नींव है जो कि कैरेक्टराइज करती है एंडोगैमी से, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन से, या फिर ऑक्यूपेशन, रिचुअल स्टेटस, हायरार्की या कस्टमरी सोशल इंटरेक्शन जो, या फिर एक्सक्लूजन बेस्ड कल्चरल नोशंस, या फिर प्योरिटी और पॉल्यूशंस को लेकर। तो कास्ट शब्द मुख्यतः लिया गया है इन 2 लैंग्वेजेस के शब्द कास्टा से। ठीक, अब यहां पे हम बात करें यदि पोर्टुगीज की, तो पोर्टुगीज जो थे सबसे पहले थे जो भारत में आए और सबसे पहले थे जिन्होंने भारत पे रूल करना शुरुआत की थी। ठीक, और ये सबसे आखिर भी थे जो भारत से गए, यानी 1961 में जब गोवा को कब्जा लिया गया तब इन्होंने भारत को छोड़ा था, नहीं तो 1961 तक गोवा पे पोर्टुगीज का ही रूल था। और गोवा को पोर्टुगीज से रिबलेट करने के लिए जो ऑपरेशन इंडिया ने किया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है, जो टर्म है ग्रेटर इंडिया वो क्या दर्शाता है। विकल्प है पॉलिटिकल यूनिटी को, कल्चरल यूनिटी को, रिलीजियस यूनिटी को, सोशल यूनिटी को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी कल्चरल यूनिटी को। स्पष्टीकरण, जो टर्म है ग्रेटर इंडिया वो डिनोट करता है कल्चरल यूनिटी को। देखिए भारत जो है वो डाइवर्स कल्चरल नेशन है, यानी भारत में हर तरह का रिलीजन, हर तरह का कल्चर और हर तरह की सोशल चीजें फॉलो की जाती है। तो ऐसे में जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है यानी यूनिटी अमंगस्ट डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, आप ये कह सकते हैं, उसको सिंबलाइज करने के लिए हम ग्रेटर इंडिया का उपयोग करते हैं। यानी भले ही हमारे बीच में कितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हों, लेकिन उसके बाद भी हम सब पहले इंडियंस हैं। अगला प्रश्न है कि किसको सही तरीके से फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जा सकता है भारत में। आपके विकल्प हैं लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड क्लाइव। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है,
और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, लॉर्ड रिपन। स्पष्टीकरण। जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी डिसेंट्रलाइजेशन की, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरुआत की गई, जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना शुरू करा 18 मई 1882। लोकल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने दो चीजों को बहुत ज्यादा मान्यता दी। पहली, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और दूसरा, पॉलिटिकल एजुकेशन। वहीं पे अगर हम लॉर्ड रिपन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और नाम हमारे सामने आ सकता है, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम अक्सर बुलाते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। यानी भारत में जो सिविल सर्विस की शुरुआत की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी, दो तरह की सिविल सर्विसेज को शुरू करने के बाद। कोवेनेटेड, अनकोवेनेटेड। कोवेनेटेड जो थी वो असल में हायर पोस्ट के लिए थी। अनकोवेनेटेड जो थी वो असल में लोअर पोस्ट के लिए थी। हायर पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पीपल्स को हायर किया जाता था, वहीं लोअर पोस्ट पे इंडियंस को भी हायर किया जाता था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेसी की जो दो फॉर्म है वो कौन कौन सी है। विकल्प है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मोनार्कियल और रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री और किंग। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। स्पष्टीकरण। जो दो फॉर्म होती हैं डेमोक्रेसी की वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती हैं, और वहीं पे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल भी हो सकती हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं वो लगातार पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट के अंदर। वहीं पे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे सिटीजन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वोटिंग के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जो कि उनका पक्ष रखता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। वहीं पे यदि हम बात करें दूसरी दो फॉर्म्स की, जहां पे आता है हमारा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, ये दोनों सेम होते हैं। प्रेसिडेंशियल में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विकल्प है लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, प्लानिंग कमीशन। स्पष्टीकरण। प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन के बाद 1950 में आर्टिकल 39 के तहत, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, यानी कि जो हमारी नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको आने वाले 5 साल के लिए प्लान तरीके से यूज किया जाए। और ये जो 5 साल होते थे इन्हें ही हम कहते थे 5 ईयर प्लान्स। और इन 5 ईयर प्लान्स को बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे बनाया गया था साल 1950 में। अब एक बात याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था इसको बाद में साल 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था नीति आयोग। और जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम था वो भी बंद हो चुका है। जो 5 ईयर प्लान था वो असल में दिखाता था सोशलिस्ट इकोनॉमी माइंडसेट को, कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नेशनल रिसोर्सेज कैसे और कब यूज किए जाएंगे। नीति आयोग जो है वो मुख्य तौर पे मॉडर्न प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, यानी आज की जो चीजें चल रही हैं उस पे बेस्ड है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है, उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी पुकारते हैं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी पुकारते हैं। वहीं पे हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो हमने इसको लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं या सिलेक्टेड होते हैं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, अपॉइंटेड। स्पष्टीकरण, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो ही अपॉइंट करेंगे लीडर ऑफ पार्टी को या अलायंस को, जो कि मेजोरिटी में है लोकसभा में, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसको अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, जहां पे असल में चलता है मेजोरिटी पार्टी रूल। ठीक। अब ये सिस्टम क्या होता है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम लोकसभा में अगर टोटल सीट्स 250 हैं और इन 250 सीट्स पे 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, पार्टी वाई, पार्टी एक्स और पार्टी जेड। पार्टी एक्स ने जीती 150 सीट, पार्टी वाई ने जीती 35 सीट्स और पार्टी जेड ने जीती, ओके इसको एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं, 50 सीट्स या फिर 60 सीट्स, और पार्टी जेड ने जीती 40 सीट्स। ठीक है। तो ऐसे में जो मेजॉरिटी है वो पार्टी एक्स के पास है। अगर पार्टी वाई और जेड कोलिशन भी बना ले तो भी ये लोग इस मेजॉरिटी को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि 100 ही सीट्स होंगी लेकिन यहाँ पे 150 सीट्स है। अब ऐसे में क्या होता है कि हर पार्टी ने अपना एक ना एक कैंडिडेट नॉमिनेट किया होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। जैसे पार्टी एक्स ने ए को किया, पार्टी वाई ने बी को किया, पार्टी जेड ने सी को किया। अब जो प्रेसिडेंट है वो पहले ये देखेंगे कि मेजॉरिटी किसके पास है। मेजॉरिटी है पार्टी एक्स के पास। पार्टी एक्स का कैंडिडेट कौन था जिसको प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, ए था। तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ए को अपॉइंट कर लेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इंडिया का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंटेड होता है, ना कि इलेक्टेड। ठीक। वो इलेक्ट होते हैं जस्ट एज द
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है वो एज एन अपॉइंटमेंट बनाया जाता है, ना कि एज एन इलेक्शन। अगला प्रश्न है कि जो डिक्लेरेशन है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के द्वारा, ये लोगों के लिए, वो किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प है जॉर्ज वॉशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रोosevelt। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, अब्राहम लिंकन। स्पष्टीकरण। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जो कि 1809 से 1865 तक रहे, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार और लोगों के लिए काम करने वाली सरकार, यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगला प्रश्न है कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस कब मिला? विकल्प है 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 और 15 अक्टूबर 1947। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 15 अगस्त 1947। स्पष्टीकरण। भारत को डोमिनेंट स्टेटस मिलता है 15 अगस्त 1947 को माउंट बैटन प्लान के अंतर्गत। दो नए देश उभर के आते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, जो कि आपका बन जाता है 14 अगस्त 1947 को, और फिर आता है भारत, जो कि बनता है 15 अगस्त 1947 को। माउंट बैटन प्लान क्या था? असल में लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा यह प्लान लाया गया था, जो कि भारत के लॉस्ट वॉर्स रहे थे। ठीक। इनके प्लान के अकॉर्डिंग भारत के दो हिस्से किए गए। जो पहला हिस्सा था वो पाकिस्तान था, जिसमें कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट बंगाल शामिल था, जो कि बाद में आपका ईस्ट पाकिस्तान बना। और उसके पश्चात 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश बन गया। दूसरा था भारत। अगला प्रश्न है डेस्पोटिज्म पॉसिबल है किस चीज में? विकल्प है जब एक पार्टी स्टेट हो, दो पार्टी स्टेट हो, मल्टी पार्टी स्टेट हो, दो या दो से ज्यादा पार्टी स्टेट हो। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है वन पार्टी स्टेट। स्पष्टीकरण। डेस्पोटिज्म गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है जहां पे एक अकेली एंटिटी रूल करती है अनलिमिटेड पावर के साथ में। ये जो एंटिटी होती है ये इंडिविजुअल हो सकता है, ऑटोक्रेट हो सकता है, लेकिन जो सोसाइटी होती है उसकी रिस्पेक्ट और पावर लिमिटेड होती है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में, जिनको कि डेस्पोटिक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मार्क्स किस देश से बिलोंग करते थे? विकल्प है जर्मनी से, पोलैंड से, फ्रांस से या फिर ब्रिटेन से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है ए, जर्मनी। स्पष्टीकरण। कार्ल मार्क्स एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे, जो कि जाने जाते हैं अपने 1848 में लिखे गए पैम्पलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिए, और इसके बाद दास कैपिटल की 3 वॉल्यूम्स लिखने के लिए। असल में कार्ल मार्क्स जो थे वो मुख्यतः प्रमोट करते थे सोशलिस्ट को या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, जहां पे जितनी भी नेशनल रिसोर्सेज हैं वो सारी गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी और गवर्नमेंट ही उनकी प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेगी। अगला है, निम्नलिखित में से किसको हम गार्जियन कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का? विकल्प है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, पॉलिटिकल पार्टीज को या जुडिशरीज को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जुडिशरी को। स्पष्टीकरण। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखेगी, और इसी के तहत अगर ऐसा कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है तो उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स में ही जो फंडामेंटल राइट्स में ही एक राइट है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32, जो कि एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए, ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके। वहीं पे दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 226, जो कि पावर देता है स्टेट हाई कोर्ट्स को कि अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स हर्ट होते हैं तो स्टेट हाई कोर्ट्स एक्शन ले सकता है। स्टेट हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स इशू करने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही लिमिटेड होते हैं, बट जो हाई कोर्ट के रिट्स हैं वो बाकी और मैटर्स में भी जारी किए जा सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट के रिट्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, और वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स हैं वो नैरो होते हैं, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट्स के सिवा और किसी उसमें जारी नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो असल में प्रमोट करते हैं हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। अगला प्रश्न है, सरकार या कमीशन है वो किस चीज से कंसर्न है? विकल्प है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का टाइम है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है।
समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सेंटर स्टेट रिलेशंस को। स्पष्टीकरण। जून 1983 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक कमीशन को जिसका नाम रखा गया सरकारिया कमीशन, क्योंकि जो उसके चेयरमैन थे उनका नाम था जस्टिस आर एस सरकारिया, उनके ही नाम के ऊपर इस कमीशन का नाम रखा गया। और इस कमीशन को काम दिया गया कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को देख के उस पर रिकमेंडेशंस दे कि उन्हें कैसे इंप्रूव किया सकता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सौंप दी 27 अक्टूबर 1987 को। तो सरकारी कमीशन जो था वो मुख्यतः डील करता था सेंटर स्टेट रिलेशन से। अगला प्रश्न है कि जो भी स्पीकर होगा लोकसभा का वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा। विकल्प है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डिप्टी स्पीकर लोकसभा को, या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पष्टीकरण। स्पीकर जब कभी भी अपना रिजाइन देंगे अपने ऑफिस से तो वो अपने रेजिग्नेशन लेटर को सौंपेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। वैसे ही जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो जब भी रिजाइन देंगे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। अगला प्रश्न है प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कब तक लागू रह सकता है। विकल्प है सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, या किसी भी समय तक के लिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 6 महीनों के लिए। स्पष्टीकरण। प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किए गए ऑर्डिनेंस किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के सेशन में ना होने की वजह से जारी किया जा सकता है और उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। आर्टिकल 123 बताता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो। अगला प्रश्न है जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज पे बेस होता है। विकल्प है रूल ऑफ लॉ पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पे, या फिर प्रेसिडेंट्स और कन्वेंशंस पे। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। स्पष्टीकरण। जुडिशियल रिव्यू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेस्ड होता है लॉ के द्वारा जारी किए गए प्रोसीजर पे। यानी अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है
या फिर पार्लियामेंट की जगह हम सीधा बोल दें कि लेजिस्लेशन ने बनाया है। तो उस लॉ को बनाते समय जो प्रोसीजर लिया गया था, क्या वो वही प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा परमिटेड है? इस चीज को देखा जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जुडिशियल रिव्यू असल में लिया कहां से गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है जो कि वहां पे 1963 के आसपास डेवलप्ड हुआ था। इसको भारत में काफी समय से रखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र किया गया। अगला प्रश्न है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट होती है कब? विकल्प है 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। स्पष्टीकरण, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हुई 26 नवंबर 1949 को और उसे सेम डे ही अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन उसको जो इंप्लीमेंट किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब कारण क्या था 26 जनवरी 1950 तक रुकने के लिए? इसके लिए हमें वापस चलना पड़ेगा 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, जो तब पाकिस्तान का हिस्सा ना नहीं होके बल्कि भारत का हिस्सा था, वहां पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया और उस दिन को हमने बना दिया स्वराज दिवस, यानी कि सोवेरन डे। यही कारण था कि ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद 24 नवंबर 1949 को कंप्लीट होने के बाद, सॉरी 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होने के बाद भी हमने वेट किया 26 जनवरी 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे? विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पष्टीकरण, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ये असेंबली सबसे पहली बार नई दिल्ली में मिलती है 9 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले चेयरमैन बनाए गए, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया? विकल्प है क्वेश्चनिंग आवर, जीरो आवर, रिसोल्यूशन या प्रेसिडेंशियल स्पीच। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, जीरो आवर। स्पष्टीकरण, जीरो आवर वो बचा हुआ समय होता है क्वेश्चनिंग आवर के बाद इंडियन पार्लियामेंट में, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठा सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस दिए हुए। जीरो आवर में
स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस मुद्दे को इंपॉर्टेंट मान के उस पर डिस्कशन अलाउड करते हैं और किस पे नहीं करते। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति एज कौन सी होती है, यानी रिटायरमेंट एज क्या होती है? विकल्प है 60 साल, 65 साल, 62 साल या फिर 58 साल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 65 साल। स्पष्टीकरण, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 65 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे? विकल्प हैं सर एडवर्ड लॉटियंस, हर्बर्ट बेकर, रॉबर्ट टॉ रसल, एंटोनियन रेमंड। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, हर्बर्ट बेकर। स्पष्टीकरण, हर्बर्ट बेकर एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे। सर एडविन लुटियंस के साथ मिलकर उन्होंने डिजाइन किया कई सारी बिल्डिंग्स को, जिसमें वार्सराय हाउस भी शामिल है, पार्लियामेंट हाउस भी शामिल है, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है सेक्रेटरीट के नई दिल्ली में वो भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है लोकसभा में, तो उसके 2 मेंबर्स को निम्नलिखित में से कौन नॉमिनेट कर सकता है? विकल्प है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द पार्लियामेंट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, प्रेसिडेंट। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 331 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उन्हें एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए किसी भी सिटीजन की एज क्या होनी चाहिए? विकल्प है 25 साल, 30 साल, 35 साल या 18 साल। सही उत्तर देने के लिए आप सबके पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 35 साल। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 58 के तहत प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए किसी भी इंसान को भारतीय नागरिक होना जरूरी है और 35 साल की उम्र उसकी होनी जरूरी है, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर अपनी मेंबरशिप खो सकता है अगर वो लगातार सेशन से absent रहे कितने दिनों के लिए? विकल्प हैं 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 365 दिन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 60 दिन। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 104 सब क्लॉज 4 के अनुसार अगर कोई भी मेंबर लगातार 60 दिनों तक absent रहता है पार्लियामेंट्री सेशन से बिना हाउस की परमिशन के, तो उसकी सीट को वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।